तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CS 401 का लेक्चर नंबर 1 की कंटिन्यूस में 1.3 टॉपिक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ग्रुप। अब इंस्ट्रक्शंस ग्रुप क्या है? डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो हम असेंबली प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसको उसने नाम दिया इंस्ट्रक्शन ग्रुप का। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि इंस्ट्रक्शन ग्रुप क्या होंगी, पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई है, पढ़ने में मुश्किल होगी, समझने में मुश्किल होगी। नहीं, जो इंस्ट्रक्शन आप असेंबली प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की, जैसे ऐड का ऑपरेशन हम करते हैं, मूव का ऑपरेशन करते हैं, हम रिमूव का करते हैं, ये जो सारे इंस्ट्रक्शन हैं उसको उन्होंने नाम दे दिए इंस्ट्रक्शन ग्रुप का। ठीक है, मीन्स वो सारे जो इंस्ट्रक्शन उसने यूज़ करते हैं हम किसी भी असेंबलर प्रोग्राम में, असेंबली लैंग्वेज लिखने के लिए, तो उसको उसने इंस्ट्रक्शन ग्रुप का नाम देकर उसमें उसने क्या करते हैं, कंसाइज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन ये एक होती है। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि हम जब डेटा को मूव करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, हम जब डेटा को मूव कराते हैं या हम डेटा को फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल उसकी जगह चेंज करते हैं, उसकी जगह शिफ्ट करते हैं, तो ये मूव ऑपरेशन हमारे पास काम आता है। इसकी मदद से हम मूव करते हैं चीज़ों को, अब का जो डेटा होता है उसको। ठीक है, अब भी देखें मूव AX, BX। अब इसमें होगा क्या कि मूव का अब जो इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब है कि चीज़ को मूव करो। अच्छा, अब ये साइड हमारे पास जो राइट मोस्ट साइड है, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि लेफ्ट राइट मोस्ट पे हमारे पास वो वैल्यू लिखी होगी जो कन्वर्ट होनी होगी। ठीक है, मतलब जो BX में पड़ा हुआ है वो चला जाएगा AX के अंदर। बात की समझिए आपको, जो चीज़ हमारे पास BX में होगी, ठीक है, वो हमें मिलेगी, क्या कहते हैं, हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल होगा उसके अंदर वो ड्रॉप हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन नथिंग, कुछ नहीं है, हम पता है हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं कि मूव का ऑपरेशन, सॉरी ऐड का ऑपरेशन होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट का होता है, डिवाइड का होता है, मल्टीप्लाई का होता है। ये वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो लॉजिकल बेस पर काम कर रही थी। अब इस थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैं जो असेंबली प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है जो लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल एक्सऑर है, एंड डिफरेंट हम प्रोग्राम के लिखते हैं उसके पार्ट में हम इम्प्लीमेंट चीज़ों को करते हैं। ठीक है, अब एंड की हमने इसने लिखा हुआ है, एग्जांपल दी हुई है, ऐड किसने दी हुई है कि अब होगा क्या कि जो 0534 पड़ा हुआ है ये ऐड हो जाएगा BX में। BX एक वेरिएबल है, मेमोरी सेल में इसकी जगह है, ये वहाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरह ही डिफरेंट किस्म की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिफरेंटली काम कर रही होती हैं। ठीक है, नीचे आ जाइए प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कुछ हमारे पास रजिस्टर होते हैं, जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है वो क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन उसकी जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने इंस्ट्रक्शन होती है उसको वैल्यू अपने पास स्टोर रखता है, उसका एड्रेस अपने पास रखता है। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी इसी तरह जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है इंस्ट्रक्शन को उसके बारे में बताता है। ये फर्स्ट लाइन में आप देखें, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंट आउट करता है उस इंस्ट्रक्शन को जो रजिस्टर की हेल्प करता है या आपके कंपाइलर की हेल्प करता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होने वाली होती है उनको वन आफ्टर वन वो बताता जाता होता है। ठीक है, ये थ्योरी आपने खुद पढ़नी है। अब ये हमारे पास CMP AX0, ये हमारे पास कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लगी हुई है। ठीक है, हमारे पास ये GND जंप इफ नॉट इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास ये आपको जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको इनकी जो एब्रीवेशन हैं ये याद करने की ज़रूरत होगी। जंप इफ़ नॉट इक्वल, JNE का मतलब है। ठीक है, जंप इफ़ नॉट इक्वल इसका मतलब ये है, तो हमें ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी होती हैं? स्पेशल इंस्ट्रक्शन वो होती हैं जो क्या कहते हैं उनसे बाकी जो अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि हमारे पास एक अदर ग्रुप होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन का जो स्पेशल काम करती हैं। ठीक है, अब जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये कह रहा है कि वो बिहेव करती हैं प्रोसेसर के साथ, उसको स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं प्रोसेसर के लिए उनका। अब वो इंस्ट्रक्शन होती बहुत कम है लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल होती हैं। ठीक है, प्रोग्राम के लिए। अब ये CLI STI, अब इनका क्या मतलब है ये देखें इस लाइन में कि जो CLI क्या है, इसका मतलब क्या है कि क्लियर्स द
इंटरप्ट फ्लैग, हमारे पास एक फ्लैग होता है जिसमें हमारे पास रिजल्ट पड़ा होता है, हम उस फ्लैग को क्लियर करने के लिए CLI के इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और STI का मतलब एक सेट फ्लैग होता है, ठीक है। एंड हम ये आपने थ्योरी पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ने वाला इसको। हमारे पास 1.4 इंटेल IAPX88 आर्किटेक्चर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी थ्योरी आपने पढ़नी है। यहाँ कल भी बहुत टाइम वेस्ट हो जब मैंने थ्योरी पढ़ी, आज भी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। मैं मेन चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। ये IBM के एक प्रोसेसर था जो IBM ने डिज़ाइन किया था किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। अब उसकी क्या कहते हैं, उस वक्त जब पहले जब आपकी कंप्यूटर जनरेशन आई थी तो बहुत चीज़ें मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सिस्टम यूज़ करने में बहुत सी मुश्किल होती थी। तो ऐसा ऐसा उसकी स्पीड को अप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर ईजाद करना शुरू कर दिए, डिज़ाइन करना शुरू कर दिए। प्रोसेसर ये सिस्टम की स्पीड को अपग्रेड करने के लिए हमारे पास ये डेवलप हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब इस जो हमारे पास जो टेक्निकली IAPX88 स्टैंड फॉर इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88, ठीक है। आपने ये जो प्रोसेसर का नाम है ये भी याद करना है, या लाजमी एग्जाम में इसका MCQ आता है, ठीक है। तो इट वाज ए वेरी सक्सेसफुल प्रोसेसर कॉल्ड 8088। ये एक अनदर प्रोसेसर है जिसको हम डिफरेंट नाम देते थे, या अब ये कह रहे हैं कि हम इसको आगे पढ़ेंगे जाकर इस प्रोसेसर को। बहरहाल ये थ्योरी आपने बैठ के खुद रीड करनी है, यहाँ बैठ के मैं थ्योरी रीड करूँ को फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप फिर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, नेक्स्ट क्लास में मुझे लाजमी इस बारे में बात कर सकती हैं, ठीक है। हमारे पास हिस्ट्री आ रही है 1.5 में। इसकी हिस्ट्री में क्या कहता है कि सबसे पहला प्रोसेसर हमारे पास 4 बिट प्रोसेसर था, लेकिन वो मीनिंगलेस था। उसके बाद जो मीनिंगफुल प्रोसेसर हमारे पास जो कामयाब था वो 8080 था, 8 बिट प्रोसेसर, ठीक है। अब यह कह रहे हैं कि प्रोसेसर बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि उसका डिज़ाइन सिंपल था, वर्सटाइल आर्किटेक्चर था उसका, एंड उस एक्सपीरियंस था उसकी गेन पर। उसने आगे जो न्यू वर्जन हमने एक रिलीज हुआ 8085, ठीक है। 808 की बेस पर उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया, सॉरी प्रोसेसर, जो उससे रिलायबल, उससे मोस्ट रिलायबल, उससे मोर एफिशिएंट और स्मॉलर इन साइज था, 8085। उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। देन उन्होंने फिर इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया 16 बिट प्रोसेसर नेम 8088, ठीक है। और ये कब हुआ, जब हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर यूज़ में आ रहे थे हमारे दौर में। ये उस टाइम की बात है जब पर्सनल कंप्यूटर नए नए ईजाद हो रहे थे, ठीक है। हम अभी तक 3 प्रोसेसर पढ़ चुके हैं, 8080, 8085, सॉरी 888, 8085, 8080, 8085 एंड हम पढ़े 8088, 16 बिट प्रोसेसर। आपने ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है कि जो 808 प्रोसेसर था उसको कितने बिट का था, ठीक है। 8085 कितने बिट का था एंड 8088 कितने बिट का था। अगर आपको हैंडआउट्स में 8085 नहीं मिलता कि कितने बिट का था, तो आपने इंटरनेट से सर्च करके इसको लाजमी चेक करना है कि 8080 कितने बिट का प्रोसेसर था, ठीक है। समझ आ गई बात की। अब नीचे इसको पढ़ेंगे द विद द मैक्सिमम मेमोरी ऑफ 64K। जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी, वो जो मेमोरी थी 8085 की, वो थी 64 किलोबाइट, या KB हम कह लें इसको। और जो 808 आपको पूरी एक 1 MB की स्पेस अलाउ करता था। समझ आ रही बात की। IBM ने फिर इसको अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के बाद उसने उससे एक और तेज़ तरीन मशीन बनाई जो रन करती थी 4.43 मेगाहर्ट्ज़ पर। IBM ने फिर एक और जदीद तरीन या तेज़ तरीन मशीन कह लें इंट्रोड्यूस करवाई जो काम कर रही थी 4.43 मेगाहर्ट्ज़ पर, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड थी उस दौर में, बहुत तेज़ स्पीड थी, ठीक है। एंड इसमें और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये थ्योरी आपने खुद पढ़नी है। अब हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रजिस्टर आर्किटेक्चर आ रहा है कि हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इन रजिस्टर को डिटेल में उसने नीचे बताया हुआ है, ठीक है। अब रजिस्टर क्या काम करते हैं, किससे यूज होते हैं, और उनके जो मेमोरी है वो कितनी है, कितने बिट का रजिस्टर होता है,
सारी चीज़ें वो हमें ये बता रहा है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ इसमें कि देखें जो AX, BX, CX एंड DX रजिस्टर हैं वो जनरल पर्पज़ रजिस्टर हैं। कितने? हमारे पास 4 जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट सम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो X है इज़ द नेम स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड मीनिंग 16 बिट रजिस्टर, ठीक है। जो X जो लिखा हुआ है AX, X डिनोट कर रहा है उसकी को बाद में एक्सटेंड किएगा उसकी मेमोरी को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि AX मीन हमारे पास जो 16 बिट रजिस्टर है A और रजिस्टर है 16 बिट का है। ये AH फॉर हाई बाइट एंड AL फॉर लो बाइट। जो ये सारे जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं हमारे पास 4 बिट के होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो होते हैं AL एंड AH और सॉरी एक रजिस्टर होगा उसकी जो मेमोरी होगी वो 16 बिट होगा, मतलब वो जो 16 बिट का होगा, नहीं तो 2 रजिस्टर 8 बिट के मिलाकर हम उनको 16 बिट का कर देंगे। कर दिया गया है या कर दिया जाता है, आप यही समझ लें उसको। अब नीचे बात कर रहा है कि हम जो भी चीज़ चेंजिंग करते हैं AL और AH में वो रिफ्लेक्ट करती है AX में एज वेल, ठीक है। अब कह रहा है कि AX इज composite or extended register formed by gluing together two part of AL and AH, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि A स्टैंड फॉर कम्युलेटर एंड X स्टैंड फॉर इज एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो भी ये थ्योरी आपने पढ़नी है, B स्टैंड फॉर बेस रजिस्टर, C स्टैंड फॉर काउंटर रजिस्टर एंड D स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर। आई ऑपरेशन आपको पता है क्या होते हैं, और जो उसमें X है ना वो स्टैंड कर रहा है उसकी एक्सटेंडेड वर्जन को। क्लियर है? जो यहाँ तक बात की है इसने, समझ आ गई बात को इसकी।